जेएनयू में एंटी नेशनल पढ़ते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग पढ़ते हैं, वहाँ सेक्स रैकेट जो है चलता है, वहाँ वेश्यावृत्ति होती है, वहाँ ड्रग यूज होता है। अगर ये सारा आरोप को अगर आप सही मान लीजिए उनके नज़रिए से, तो प्रश्न किसके ऊपर उठना चाहिए? अमित शाह के ऊपर उठना चाहिए ना। कि देश का गृह मंत्रालय वो कैसे चला रहे हैं, कि देश की राजधानी के एक यूनिवर्सिटी में ये सब हो रहा है और वो अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाने में व्यस्त हैं। लॉ एंड ऑर्डर देखने का काम किसका है? पुलिस का है, आईबी का है, कानून का है, ये स्टूडेंट का है। दरअसल बात ये है कि ये आरोप जो हैं वो सिर्फ आरोप है, इसीलिए ये सारा का सारा जो सवाल है वो सरकार से पूछा जाना चाहिए। सरकार इस तरह का आरोप का इस्तेमाल अपने जो उनके प्रोपेगेंडा चैनल हैं, जो उनकी ट्रोल आर्मी है, उसको मैं आर्मी शब्द भी नहीं कहता हूँ, ठीक है, क्योंकि इससे आर्मी का भी अपमान होगा, कि वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि ताकि फीस वृद्धि जैसे बुनियादी सवाल को गुमराह कर दिया जाए। अब मैं एक एक करके सवाल पूछता हूँ। अगर जेएनयू में एंटी नेशनल पढ़ते हैं, ठीक, तो हर साल जेएनयू को बेस्ट यूनिवर्सिटी का पुरस्कार क्यों मिलता है? कुछ लोग कहते हैं कि जेएनयू आज तक कुछ नहीं दिया है, इसी साल जेएनयू को नोबेल का पुरस्कार मिला है। कुछ लोग कहते हैं कि जेएनयू में वेश्याएं पढ़ती हैं, तो निर्मला सीतारामन जेएनयू से पढ़ करके आई हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं, और ये बेबुनियाद आरोप इसलिए उठाए जा रहे हैं ताकि फीस वृद्धि को जस्टिफाई किया जाए। अब फीस वृद्धि क्या है और क्यों है? फीस वृद्धि को लेकर के एक भ्रम जो फैलाई गई कि 10 रुपये से बढ़ा करके 300 रुपये किया गया है, ये सबसे बड़ा झूठ है। मसला 10 रुपये से 300 रुपये बढ़ाने का नहीं है। उसके अलावे जो चार्जेस लेने की बात की जा रही है, बिजली बिल, पानी बिल, सर्विस चार्जेस, मेस चार्जेस, अगर आप उसको जोड़ेंगे तो वो जो है 6,500 रुपया होता है। सालाना जो है लगभग 65,000 से लेकर के 70,000 रुपया होता है। जेएनयू का अपना आंकड़ा कहता है कि 100 में से 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी परिवार की सालाना आमदनी 1.5 लाख रुपए से कम है। तो एक बच्चे के ऊपर वो फैमिली 70,000 रुपया कैसे खर्च करेगी? और अभी जो जेएनयू का फीस है, ऐसा नहीं है कि वो देश की यूनिवर्सिटी से उसका कुछ अलग फीस है। जो बाकी यूनिवर्सिटियों में लिया जाता है वही फीस जेएनयू में भी लिया जाना है, और ये फीस वृद्धि अगर लागू होगी तो जेएनयू देश का सबसे महंगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो जाएगा। कन्हैया, मेरा सवाल है कि फीस वृद्धि को लेकर देश के अलग अलग यूनिवर्सिटी में भी विरोध प्रदर्शन होते हैं, अन्य मुद्दों पर भी विरोध प्रदर्शन होते हैं, लेकिन जब जेएनयू में कोई प्रदर्शन होता है तो उसको राजनीतिक रंग क्यों दे दिया जाता है? कहा जाता है, अभी एक एंकर ने कहा कि 370 और लोकसभा में हार की वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहा है, तो ऐसे रंग क्यों दिए जाते हैं? देखिए, ये इनके पॉलिटिकल नैरेटिव को सूट करता है। पॉलिटिकल नैरेटिव को इसलिए सूट करता है क्योंकि वहाँ जिस तरीके की स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती है, उस स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं बीजेपी को अपने लिए कोई स्पेस नहीं दिखता है। हर बार जो है वो चुनाव लड़ते हैं और चुनाव हार जाते हैं, इसीलिए उनका जो गुस्सा है वो गुस्सा पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी के खिलाफ है। उनका गुस्सा जो है वो एक संगठन के खिलाफ नहीं है, वो पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी के खिलाफ है। इसीलिए आप देखेंगे कि उस यूनिवर्सिटी को तबाह करने का प्रयास किया जा रहा है, और इस तरह के सवाल पोज किए जा रहे हैं कि जेएनयू में शिक्षा सस्ती क्यों, जबकि सवाल ये होना चाहिए कि दूसरी यूनिवर्सिटी में शिक्षा महंगी क्यों? क्योंकि शिक्षा जब हमारा बुनियादी अधिकार है तो वो देना सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार को हम टैक्स इसीलिए देते हैं, सरकार को हम टैक्स इसलिए नहीं देते हैं कि आप अपने लिए 192 करोड़ का प्राइवेट जेट खरीद लीजिए। हम टैक्स इसलिए नहीं देते हैं कि प्रधानमंत्री जो है अपनी विदेशों की अय्याशी पे 255 करोड़ रुपया खर्च करें। इसलिए टैक्स का पैसा नहीं दिया जाता है कि हर साल सांसदों और विधायकों को का तनख्वाह बढ़ा दिया जाए। इस देश में सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाले जो लोग हैं उनका जो पेंशन है उसको ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन विधायक जी का पेंशन जो है उसको हर साल बढ़ा दिया जा रहा है। विधायक जी जब मर जाएंगे तो ये पेंशन उनकी पत्नी को दिया जाएगा। ये नीति और नियत का सवाल है। तो जेएनयू जो है उनकी आंख की किरकिरी इसलिए है कि वो सिर्फ अपनी बात नहीं करता है, वो अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भी लड़ता है। मसलन उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। देश में जब इमरजेंसी लगी थी तो उससे जेएनयू को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जेएनयू उसके खिलाफ लड़ा। जब सिखों के खिलाफ दंगा हुआ तो जेएनयू को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जेएनयू को फर्क पड़ा, और जो शरणार्थी थे, जो पीड़ित थे, उनको जो है जेएनयू में रहने के लिए जगह दी गई। आप देखिए, हर दौर में जब देश में कोई परिस्थिति होती है जेएनयू उसके साथ खड़ा होता है। आप हर साल जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की एक्टिविटी देख लीजिए। देश के किसी हिस्से में अगर भूकंप आया हो, बाढ़ आई हो, तो जेएनयू के स्टूडेंट उसको लेकर के राहत सामग्री इकट्ठा करते हैं, उसको भेजते हैं। जेएनयू के भीतर ढाबे जो चलते हैं, उन ढाबों पे जो काम करने वाले मजदूर हैं उनके बच्चों को फ्री में स्कूलिंग कराई जाती है अननोटिस्ड नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये सब कुछ एक मॉडल है जिसको हम कहते हैं कि जेएनयू उस मॉडल पे खड़ा है जो वेलफेयर स्टेट का मॉडल है।
आपने प्रधानमंत्री के विदेश यात्रा के लिए अय्यासी जैसे शब्द का प्रयोग किया। सोशल मीडिया पे और बाकी जगहों पे ये बात चल रही है कि जेएनयू के छात्र टैक्स पेयर के पैसे से मस्ती करते हैं, मीडिया में आते हैं, अपनी छवि बनाते हैं, राजनीति करते हैं। तो आपको लगता है कि टैक्स पेयर के पैसे से आप लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वो हमारे लिए हर चीज़ का इस्तेमाल करें। मस्ती, अय्यासी, उनको तो इतनी फुर्सत है कि वो हमारे डस्टबिन में आकर के कॉन्डोम भी गिन लेते हैं। जी। उनको इतनी फुर्सत है। लेकिन हम जो है इस देश की सरकार पे, अपने ही प्रधानमंत्री पे सवाल नहीं खड़ा कर सकते। और जब करते हैं तो कहते हैं कि राजनीति कर रहे हैं। अगर छात्र राजनीति करना इतना बुरा था तो देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू स्टूडेंट पॉलिटिक्स क्यों कर रहे थे? मोदी जी स्टूडेंट पॉलिटिक्स क्यों कर रहे थे? अमित शाह स्टूडेंट पॉलिटिक्स क्यों कर रहे थे? बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी स्टूडेंट पॉलिटिक्स क्यों कर रहे थे? ये पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही निकल करके आया है। तो आप पॉलिटिक्स करें वो ठीक, लोग अपने हक और अधिकार की बात करें तो वो गलत। और ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स की ताकत को जानते हैं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकल करके आज वो देश की सत्ता पे काबिज है। वो नई पौध को आने नहीं देना चाहते हैं। नई पौध नहीं आएगी तभी तो वो अपने बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना पाएंगे। टैक्स पेयर के पैसे वाले सवाल कि आप लोग क्या उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? तो वो तो आपको हॉस्टल जाकर के चेक करना पड़ेगा कि लोग किन परिस्थितियों में रह रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ये है कि आप बिहार के रहने वाले, आजकल बिहार में ही रह रहे हैं, जैसे मैंने सुना बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कहा, जेएनयू को लेकर एक कमेंट किया। आप बिहार की शिक्षा व्यवस्था को किस हालत में देख रहे हैं? देखिए, बिहार में जो लोग ये बयानबाजी कर रहे हैं उसके संबंध में बिहारी कहावत एक बहुत मशहूर है, चलनी दुसलक सूप के। जी। चलनी दुसलक सूप का कहने का मतलब ये है कि जिसके में खुद ही 72 छेद हो तो दूसरे में छेद निकालने के लिए चला है। वो जिस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं उस प्रदेश की हालत ये है कि 3 साल का बीए का कोर्स जो है वो 5 साल में पूरा हो। 20,000 स्टूडेंट वाले कॉलेज में 10 शिक्षक हैं और आप उसके हॉस्टलों की हालत देख लेंगे तो छत गिरा हुआ है, बाथरूम जो है उसकी हालत बहुत जर्जर है। स्वच्छ भारत अभियान पे करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी और मगध यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों की हालत नहीं सुधरी है। अब ज़्यादातर कॉलेजों को जा करके देख लीजिए, वहाँ तो हॉस्टल है ही नहीं। ये जो शिक्षक और स्टूडेंट का अनुपात है उसको आप देख लीजिए। तो शिक्षा व्यवस्था इतनी ख़राब है। और मुझे लगता है कि 80 के दशक में ही एक किताब लिखी गई थी, बिहार के ढहते विश्वविद्यालय, और उसी विश्वविद्यालय से निकले हुए जो ये राजनेता हैं, तो ये अपने ऊपर सवाल खड़ा करने की बजाय ये पड़ोसियों के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। खुद अपनी यूनिवर्सिटी संभल नहीं रही है और जेएनयू के ऊपर बयानबाजी। आखिरी सवाल है कन्हैया कि जो नेशनल मीडिया है, ज़्यादातर नेशनल मीडिया जिस तरीके से जेएनयू के बारे में खबरें दिखा रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? और जेएनयू में उन कुछ संस्थानों के खिलाफ नारे भी लगे, वो उसको आप कैसे देखते हैं? उनके खिलाफ नारे लगने चाहिए और वो खबर कैसे दिखा रहे हैं? देखिए, एक तो हम टीवी नहीं देखते और हम आपसे भी आग्रह करेंगे कि आप भी नहीं देखें, और बाकी लोगों को भी कहिए कि टीवी ना देखें। इसलिए नहीं देखें क्योंकि ये टीवी आपका चेहरा नहीं दिखाता है, आपका सवाल नहीं दिखाता है, आपको एक भीड़ बना रहा है। हम भीड़ नहीं है, हमारी एक पहचान है, हमारा एक परिवार है, हमारी एक हिस्ट्री है, हमारी एक संस्कृति है। उस सब को समाप्त करके आज भीड़ बनाया जा रहा है, लोगों को उसका ध्रुवीकरण किया जा रहा है, और उसी काम में वो इतना व्यस्त हैं कि उनको इस देश की शिक्षा और स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं। अब एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए, कल का आप सारे मीडिया चैनल का प्राइम टाइम देख लीजिए कि कल जो लोग शिवसेना को और एनसीपी को अवसरवादी बता रहे थे, आज जो है वो एनसीपी और बीजेपी के गठबंधन को सही ठहरा। तो ये बात इतना बदलते हैं, उससे ही आपको पता चल जाएगा कि ये आज पैसा इसी के लिए ले रहे हैं कि न्यूज़ दिखाना नहीं है, न्यूज़ छुपाना है। लेकिन मेरा ये मानना है कि किसी भी पेशे से जुड़े हुए व्यक्ति के साथ कोई बुरा बर्ताव जो है वो नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए कि जो लोग नौकरी करता है, रिपोर्टर और स्ट्रिंगर, बेचारा होता है वो रिपोर्टर और स्ट्रिंगर को कुछ हम क्या कहेंगे? जो सारी की सारी पॉलिसी बनाई जाती है वो तो मालिक बनाता है, उनका मैनेजमेंट बनाता है, उनका एडिटोरियल बोर्ड बनाता है। अब स्ट्रिंगर और रिपोर्टर को क्या कहेंगे बेचारा को? बेचारा जो है सपना लेकर के दिल्ली आया, आईएमसी में कष्ट काट करके बिना हॉस्टल का अपना पढ़ाई किया, हाँ, वहाँ से निकला है, कहीं 2 साल का इंटर्नशिप किया, कहीं जाकर के रिपोर्टर स्ट्रिंगर हुआ है। उसके साथ तो हम लोगों की सिंपैथी होनी चाहिए, उसके साथ हम लोग खड़ा होते हैं। जैसे हमने कहा कि आज अपनी बातचीत में भी कि दिल्ली पुलिस के जो कांस्टेबल हैं वो भले डंडा लेकर के विद्यार्थियों को पीटने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जब वो पिट रहे थे तब इस देश का गृह मंत्री उसके शब्द में एक पक्ष में एक शब्द भी नहीं बोला। तो कहीं ना कहीं
समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं, चाहे उनका प्रोफेशन कुछ भी हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो रिपोर्टर हो, स्ट्रिंगर हो, कांस्टेबल हो, मजदूर हो, महिला हो, उन सब की जो है एक व्यापक एकजुटता की ज़रूरत है, ताकि इस देश में संवैधानिक मूल्य, लोकतंत्र और शिक्षा सबका अधिकार है, इन मूल्यों की रक्षा की जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।